तो बच्चों आज की क्लास हम आपके साथ बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोटे से टॉपिक की, दैट इज कैश मैनेजमेंट। एग्जामिनर को काफी फेवरेट है, मतलब एग्जामिनर जो है काफी पसंद करता है इस चैप्टर को। तो क्या टॉपिक का नाम है बच्चों? दैट इज कैश मैनेजमेंट। राइट। तो बच्चों बताइएगा, आपको आपने कभी इस बारे में सुना है? हाँ जी, इनफैक्ट बच्चों सुना ही नहीं है बल्कि किया है। राइट। बच्चों ये एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान अपनी हर लाइफ के अंदर प्रॉपर हर पूरी जगह पर यूज करता है। व्हाट आई मीन टू से, देखो आप एक आपको जो है मंथली या तो पापा से पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है? आप पॉकेट मनी मिली है पापा से, सपोज करो ₹2000 अराउंड इतने मिलते होंगे आप लोगों को। राइट। अब पापा से 2000 रुपये मिले हैं कि बेटा ये ले 2000 रुपये और जा जी ले अपनी दुनिया। राइट। अब पापा ने तो कह लिया कि जी ले अपनी दुनिया, तो पर आपको मालूम है कि इस 2000 में भी कितनी दुनिया आप जी सकते हो। राइट। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है देखनी पड़ती हैं कि कौन से वाले जगह पर इस पैसे को हम लोग यूज करें और कहां पर इस पैसे को यूज ना करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अमाउंट को। देखो जब पैसे नहीं मिले थे तो आपने बहुत सोचा हुआ था क्या क्या करेंगे। यस प्लीज। सबसे पहले तो एक मूवी देखेंगे, फिर तो एक फ्रेंड को जो है ट्रीट देनी है। अभी फ्रेंड का बर्थडे खत्म हुआ है, अपना बर्थडे खत्म हुआ है, एक पार्टी देनी है। राइट। ट्रीट। अच्छा, शॉपिंग भी करनी है, शॉपिंग अपनी मर्जी से अपने पैसों से करनी है। राइट। और क्या करना है? ओह माय गॉड, सेव भी करना है। राइट। और इसके अलावा और बताओ, और क्या? बुक्स वगैरह? नो। अच्छा चलो, बुक्स भी परचेज करनी है। राइट। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का भी पापा ने कहा कि बेटा इसी ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो इसी के अंदर है। राइट। अब बच्चों ये सारे खर्चे करने तो हैं, बट सर आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज के हैं? 2000। सो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से किसको कट किया जाए और कब किस समय में कौन सी चीज की जाए। हमें सबसे पहले इसके पैसे बचा के रखने होंगे, क्योंकि जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है, इसके बिना तो आगे जिंदगी चल ही नहीं सकते। उसके बाद बाकी चीजों के लिए हम एवेल्युएट करेंगे कि हम कौन सी चीज कर सकते हैं और कौन सी चीज नहीं कर सकते। राइट। तो जो यहाँ पर तो आपने यहाँ पर कटिंग कर दी, पर सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कटिंग नहीं कर सकते। हमें खर्चा अगर बुक हो गया है तो वो खर्चा उस फॉर्मेट में करना ही होगा। और अगर खर्चा इस तरह से बुक हो गया है तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करें? हमें ये देखना होगा कि फंड्स और कहां से अरेंज किए जा सकते हैं। राइट। मैंने कहा आपने पहले से एनालाइज कर लिया है कि आने वाले समय आपका 10,000 रुपए का मंथली खर्चा होने वाला है और पॉकेट मनी का अमाउंट से काम नहीं चलता। सो लेट अस डू द पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम किसी को ट्यूशन पढ़ा देते हैं, पार्ट टाइम किसी को कोई और काम कर देते हैं, जिससे कि एटलीस्ट पॉकेट मनी निकलती रहे और हमारे खर्चे हमारे रेगुलर बेसिस पर भी चलती रहे। राइट। हम इसके बारे में कि कैश कितना चाहिए इन फ्यूचर, इसको हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ प्लान करेंगे या बिगनिंग में ही प्लान करेंगे? द एंड ऑफ द मंथ प्लान करेंगे या बिगनिंग में ही प्लान करेंगे? बिगनिंग में ही प्लान करेंगे। बिगनिंग में हमें प्लान करना होगा कि हमारे कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं, किनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आने वाली है उसको हम पहले से ही करें, या तो नई रिसोर्सेज डालें। और अगर नई रिसोर्सेज नहीं है तो पापा जाइए कुछ पैसे 1 महीने के लिए पहले उधार ले लें, लोन ले लें। अगर ऐसा है कि यार एग्जामिनेशन डेज हैं, ये हो नहीं सकता, इसकी जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, सेविंग की जरूरत नहीं है, बुक्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं होगा, 200 रुपये का खर्चा होगा, मतलब बाकी तो 2000 में से बाकी पैसे 1800 अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है। हम ये प्लान कर लीजिए कि इसको हम सेव कहां करें। अगर एग्जामिनेशन डेज है तो ये वाले खर्चे तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के छोटे मोटे खर्चे हैं, उसके अलावा जितना भी पैसा बच जाएगा वो सारा क्या होना चाहिए? सेव। हम पहले से ये प्लान करें कि जो सेविंग्स करनी है, ये सेविंग्स भी कहां पर करनी है, वेयर टू सेव। वी हैव टू प्लान दिस ऑल्सो। मीन्स हमें कैश की प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी मैनेजमेंट नहीं करेंगे
तो खर्चे जब करने वाले होंगे तो पैसे कहां से आएंगे ये पता नहीं होगा, राइट। एंड नंबर टू अगर पैसे ज्यादा होंगे, अगर वो आइडल पड़े रहे तो वो आइडल फंड जो है वो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बच्चों सही किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत होती है और कैश मैनेज करना एक बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बच्चों मैंने कहा कि आने वाले समय में मैंने कहा आने वाला मंथ है अप्रैल, राइट। अप्रैल मंथ आने वाला है और इस अप्रैल मंथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसको पैसे पे कहां से करने हैं। उसको पता है कि क्रेडिटर्स को पैसे पे करने हैं, तो उसको पता है रेंट पे करना है, वर्कर को वेजेस पे करनी है, सैलरी पे करनी है, राइट। उसको पता है आने वाले समय में उसको 10 लाख रुपए का अमाउंट पे करना है, राइट। और उसको मालूम है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उसकी कितनी होगी, और उसको मालूम है कि उसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होने वाली है सपोज करो 10 रुपीज 2 लाख, राइट। अब बच्चों रेवेन्यू कम हुई, बट सर क्रेडिटर जब आपसे पैसे मांगने आएंगे, राइट, तो उनको ये बोल दोगे कि यार इस बार रेवेन्यू कम है अगली बार ले लेना, बोलो नहीं। वर्कर्स जब आपके पास वेजेस मांगने आएंगे तो क्या उसको ये बोल दोगे कि भाई रेवेन्यू थोड़ी कम है इस बार नहीं अगली बार, कैन वी से लाइक दैट? नहीं। हम लैंडलॉर्ड को ये कह सकते हैं कि भैया इस बार नहीं अगली बार, नहीं कह सकते। इन लोगों की जो ये पेमेंट ड्यू है ये पेमेंट तो हमें करनी ही होगी। तो अगर आपको आने वाले किसी एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर रेवेन्यू कम होने की उम्मीद है और आपको लगता है कि खर्चे आपके ज्यादा होने वाले हैं, तो ऑन द स्पॉट जब ये लोग आपके पास आके खड़े हो जाएंगे और आपसे अपने फंड्स को डिमांड करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आप जो है उनको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सॉरी, मतलब उन लोगों को बेसिकली आप क्या जवाब देंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, राइट। तो और दिस पर्पज पहले क्या करें, हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि हमें फंड्स की जरूरत है कितनी, 8 लाख। तो जो फंड्स की जरूरत हमें आने वाले समय होने वाली है उस फंड्स को हम पहले से ही अरेंज कर लें, राइट। अरेंज करें कि 8 लाख रुपए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है वो कहां से आने चाहिए, इसको हमें कौन से लोन के सोर्स से लेना चाहिए, कौन से बैंक से लेना चाहिए। हम बैंक में पहले से ही इसके लिए एप्लीकेशन डाल दें और देखें कि अगर बैंक ने हमें कोई लिमिट दी हुई तो उस लिमिट के थ्रू हम इस पैसे को पहले से ही फंड्स ले सकते हैं या नहीं। बैंक भी हमें वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म लोन। बैंक ने कोई ऐसी लिमिट दी हुई है तो उस वर्किंग कैपिटल लिमिट से हम इस पैसे को हम पहले से ही अरेंज करके रखेंगे ताकि ऑन द स्पॉट हमें पैसों की जरूरत ना हो, मतलब पैसे की दिक्कत ना आए। गॉट इट? और बच्चों इसका रिवर्स हो तो किसी मंथ में हमें एक्सपेक्टेड है कि यार 200 लाख रुपीज की रेवेन्यू होने वाली, एक्सपेक्टेड है 200 लाख की रेवेन्यू होने वाली है और 10 लाख के खर्चे होने वाले हैं। तो मीन्स ये एक्सपेक्टेड है कि ये 190 लाख रुपीज हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइडल। तो अगर बच्चों आपको ये उम्मीद है कि आपके 190 लाख रुपीज एक्सेस हो जाएंगे, आइडल हो जाएंगे, तो बच्चों अगर इस फंड का आप कुछ नहीं करोगे, ये अगर एज इट इज पड़े रहे, राइट, तो बच्चों ये पड़े तो इंक्रीज नहीं होने वाले। और सोचो अगर आपने इसको प्रॉपर प्लान किया होता और किसी प्रॉपर प्लेस पर ये प्लान करके इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, अगर आप इसको इन्वेस्ट कर दें, राइट, 190 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट, अगर 10% भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो बच्चों ये अमाउंट कितना होता है, हाँ जी 19 लाख। तो आपको 19 लाख राइट, तो 19 लाख रुपीज अगर आपको रेवेन्यू जनरेट होती है इस आइडल फंड से, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली नो डाउट 19 लाख रुपीज पर एनम जाता है। तो ये भी प्लानिंग की जरूरत है और जितना समय ये फंड्स आपके पास आइडल बने रहेंगे, खाली बने रहेंगे, इसका अगर आप यूज नहीं करोगे, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो ये एक्सेस इनकम जनरेट नहीं करेंगे। तो बच्चों अगर फंड्स एक्सेस हैं तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और अगर फंड्स शॉर्ट हैं तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए। शॉर्ट फंड्स हैं तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि अरेंज कैसे करें इन एडवांस। और अगर एक्सेस है तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इन पैसों को कहां पर किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि हमारी इनकम जनरेट हो सके, राइट। सो इन एवरी केस वी हैव टू प्लान फॉर द कैश, दैट इज द कैश मैनेजमेंट। कैश में मतलब कि ऐसी टेक्निक, ऐसा
वे जिससे कि ना तो कैश कभी शॉर्ट हो और ना तो कैश की एक्सेस यानी कि आइडल रहे। वी हैव टू मैनेज फॉर दीज टू थिंग्स। ना तो कैश आइडल हो, ना तो कैश कभी शॉर्ट हो। इस सिचुएशन को, इन दोनों सिचुएशन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस होती हैं। इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं, हम फॉर्म करते हैं क्या, कैश मैनेजमेंट, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे ये सब समझ में आ गया, तो इस कैश मैनेजमेंट में हमें करना क्या है, राइट। तो बच्चों आप बताओ क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करनी है, राइट। प्लानिंग जब भी करते हैं तो प्लानिंग हमेशा हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, हमारा राइट और रॉन्ग। क्या आप पास्ट में जो हो चुका है उसके लिए कुछ सोच सकते हैं। पिछले साल में, पिछले महीने के अंदर कुछ कैश शॉर्ट हो गया था, उसमें आपको इतना नुकसान हुआ था, अब जो हो गया वो हो गया। हम अगर प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऐसी प्लानिंग करें जिससे कि फ्यूचर में इस कैश शॉर्टेज का या एक्सेस आइडल फंड का कोई भी इफेक्ट ना आए, राइट। तो जो हम जो प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर के लिए करते हैं, तो हम फ्यूचर प्लानिंग में सबसे पहला काम ये करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड एक्सेस ऑफ फंड्स हैं कितने। वी विल कंप्यूट हाउ मच एक्सेस फंड्स वी हैव इन आवर हैंड एंड वी विल कंप्यूट हाउ मच आइडल फंड्स वी हैव इन आवर हैंड, राइट। क्योंकि जब तक आपको ये एक्सेस और आइडल का नहीं चलेगा तब तक आप लोन लेने के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच नहीं सकते, राइट और रॉन्ग, राइट। तो बच्चों हमें सबसे पहले इस शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड इस आइडल ऑफ द फंड्स के बारे में बात करनी है, राइट। तो कैश मैनेजमेंट को मैं इसको लिखवाना चाहूंगा, वी शुड मैनेज कैश बैलेंस in such a way that we will not have any shortage of funds and एक्सेस मतलब है आइडल एक्सेस फंड्स। फॉर दिस पर्पस we should estimate the balance of cash first। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कैश को एस्टिमेट करना होता है, राइट। एंड देन इफ estimation has any shortage, then we have to think about arrangement of such funds, and if we have any excess, then we should plan for investment of such funds। तो जो मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास पूरे के पूरे टॉपिक को करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स, 2। पहला काम
एस्टिमेट करने का, और दूसरा काम इन्वेस्ट या लोन लेने का। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों के दोनों वर्किंग को के लिए नो डाउट एस्टिमेट करने, तो बच्चों मुझे बताओ, आपको अगर एस्टिमेशन करना है कि आने वाले मंथ के अंदर आपके पास कितना कैश बैलेंस होगा, लेफ्ट होगा, तो आप कैसे एस्टिमेट करोगे? यू विल डू दिस, क्या कहते हो? ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कैश कहां से आने वाला है, हम ये देखेंगे कि कैश कहां पर जाने वाला है, राइट। हम इनफ्लोज को कंसिडर करेंगे, हम लोग आउटफ्लोज को कंसिडर करेंगे, और जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ द फंड्स, राइट। तो जो हम लोग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को कंसिडर करेंगे, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, राइट। कैन वी ड्रॉप दिस? ओके, तो बच्चों जल्दी से कीजिएगा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को कंसिडर करेंगे। अब ये इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को कैसे कंसिडर करेंगे? हमने कहा एक हम स्टेटमेंट बना देंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश बैलेंस, राइट। और इस स्टेटमेंट ऑफ कैश बैलेंस के अंदर बच्चों हम लोग लिख देंगे सबसे पहले पर्टिकुलर, राइट। पर्टिकुलर से बच्चों सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो हम वही करने वाले हैं जो कि आपने अभी मुझे कहा, मुझे बताया, राइट। तो डिफरेंट मंथ्स की बात करेंगे, लाइक सपोज करो हमें जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 3 मंथ का कैश बैलेंस बनाना है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सपोज करो हमें 3 मंथ्स के लिए कैश बजट बनाना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ओपनिंग बैलेंस, और बच्चों मैंने सपोज लिख दिया कैपिटल ए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बच्चों हमारी एक्सपेक्टेड रिसीव्स। ये एक्सपेक्टेड होंगे या एक्चुअल होंगे? एक्चुअल नहीं सकती, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहां पर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम तो फ्यूचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए हमेशा एस्टिमेशन लगाया जाता है, राइट। और रिसीव्स का हम लोग टोटल कर ले। अच्छा, रिसीव्ट बताना बच्चों, रिसीव्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, ये कौन कौन से नाम से हो सकती है? सेल हो सकती है। सेल में भी कौन सी की सेल? हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड कैश सेल्स। और जो हम उधार बेचते हैं उसकी कलेक्शन मिलती है हमें, राइट। So that is collection from debtors, right sir? बिल्कुल ठीक है। और बच्चों और क्या हो सकता है? चलो कमीशन लिख सकते हैं, कमीशन आपने बोला। और इसके अलावा मैंने आपको बोला कि दैट सेल ऑफ कैपिटल एसेट, राइट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सब रिसिप्ट्स हैं, तो इन सभी के सभी रिसिप्ट्स को हम लोग बच्चों बेसिकली ऐड कर देंगे। और नो डाउट बच्चों ये जितनी भी चीजें हैं जो यहाँ पर वो कैश बेसिस पे लिखेंगे, राइट। अगर कोई खर्चा, मतलब कोई रेवेन्यू आपको कोई सेल आपने की जनवरी में, पर उसका पैसा आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा 3 के बाद, तो आप उसको जनवरी में नहीं लिखेंगे, उस मंथ में मिलेंगे जब आपको वो पैसा मिलने वाला है। मीन्स यहां पर हमने एक्चुअल कैश के बेसिस पर जितने भी अमाउंट है वो सब लिखा। और सिर्फ ये 4 नहीं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है जिसमें कि कैश की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि आपके पास, हमारी फर्म के पास कैश का इनफ्लो हो। ऑल वी हैव टू राइट हियर, राइट। अच्छा बच्चों ये तो हो गया रिसिप्ट, और इस रिसिप्ट के बाद हम लोग और क्या कंसिडर करेंगे? पेमेंट। तो पेमेंट कंसिडर करते हैं, तो पेमेंट में बच्चों कौन सी पेमेंट कंसिडर करें? राइट, दैट इज कैश परचेज, राइट। और बताइए बच्चों पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ओके, सैलरी, वेजेस, राइट, कुछ भी हो सकता है, राइट। अदर परचेजेस मतलब कुछ और परचेज तो वो भी आ सकता है, राइट। तो ये पेमेंट आ गया, और इसको मैंने टोटल कर दिया, और इसके टोटल को मैंने लिख दिया बच्चों सी, राइट। और ये जो ए है, ये बी है, सी है, इन सबका हम नेट कर लेंगे, और नेट जो कर लेंगे तो दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, दैट इज वी हैव। अब जैसे ही ये क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बच जाता है,
इसी के बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको लोन लेना है या फिर इन्वेस्ट करना है। चलिए, तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे सीधा आ जाते हैं। कैन वी रब दिस? अच्छा, जस्ट कॉपी करेंगे बच्चों, डू दिस वेरी फास्ट। ओके बच्चों, आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो बच्चों हम लोग आपके साथ अब न्यूमेरिकल्स पे आ गए, तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। और न्यूमेरिकल्स के अंदर हाँ जी 7 चैप्टर है, राइट। तो बच्चों इस चैप्टर में आइएगा और इसमें आप देखिएगा नंबर 1.1 प्लीज, क्वेश्चन में 1.1। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन रीड कीजिए बच्चों जल्दी से। एंड क्वेश्चन नंबर 1.1 says that on 30 September 1996 the balance sheet of M Limited was as under। तो आपके पास M Limited की बैलेंस शीट गिवन है। सो व्हाट वी हैव, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 fully paid, reserves, trade creditors, proposed dividend, and right hand side में we have the equipment at cost ₹20,000 less depreciation। और उसके बाद लिखता है स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, बैलेंस एट बैंक, ऑल दिस वी हैव। सो लास्ट में लिखता है द कंपनी इज डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड प्लानिंग एंड 1 October 1996 इट सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बट वी हैव मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और डिफरेंट मंथ्स में आपके पास क्या क्या है, डिफरेंट सेल्स एंड कैश सेल्स, एंड वी ऑल्सो हैव द क्रेडिट परचेजेस। तो जो ये हमें बजट गिवन है, बजट मतलब एस्टिमेशन।
तो लिखता है ऑल द ट्रेड डेटर्स आर अलाउड 1 month क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब हुआ कि हमने जिन लोगों को उधार सामान बेचा है उन लोगों से जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, वापस कलेक्शन करेंगे, वो 1 month के बाद करेंगे। राइट, ऑल ट्रेड डेटर्स अलाउड 1 month क्रेडिट एंड आर एक्सपेक्टेड टू सेटल प्रॉम्प्टली। एंड एक्सपेक्टेड टू सेटल प्रॉम्प्टली मतलब कि जितने समय के लिए हमने उधार बेचा है उस समय में ये लोग हमें पैसा वापस दे देते हैं। राइट, तो आगे लिखता है ऑल ट्रेड डेटर्स ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी। ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी। व्हाट डू मीन बाय दिस? जिस मंथ में हम लोग गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उससे नेक्स्ट मंथ में हम इसकी पेमेंट पे करते हैं। ठीक है, मीन्स जनवरी में परचेज किया तो पेमेंट कब पे करेंगे? फरवरी में। फरवरी में परचेज किया, पेमेंट कब करेंगे? मार्च में। एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। ठीक है, आगे लिखता है ऑन 1st October 1996 ऑल इक्विपमेंट्स वर रिप्लेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 30,000 एंड 14,000 was allowed in exchange for the old equipment and a net payment of ₹16,000 was made। कि हमने 30,000 रुपए का इक्विपमेंट परचेज किया है जिसमें कि 14,000 रुपए तो पुराने इक्विपमेंट के एक्सचेंज के लिए अलाउड है और हमें अपनी पॉकेट से जो पेमेंट पे करनी है वो कितनी करनी है? 16,000। तो बच्चों मुझे बताइए कैश बजट में कौन सा वाला अमाउंट आएगा? 16,000, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बातें हैं। हमें कैश बजट में तो क्या लिखना है? कैश अमाउंट। तो कैश अमाउंट हमारी जेब से जो जाएगा दैट इज ₹16,000। ओके, द प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड इन दिसंबर 1996। प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला? प्रपोज डिविडेंड वो वाला अमाउंट बच्चों जो आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है। देखो ना, आपके पास बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड गिवन है 15,000, तो ये पे किया जाएगा राइट दिसंबर में। राइट, तो बच्चों आगे लिखता है दैट ऑन 1st October 1996 ये हमने पढ़ लिया, सॉरी। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी पेड। तो ये एक्सपेंसेस खर्चे पे करने हैं। तो कौन कौन से? वेजेस 3,000, एडमिनिस्ट्रेशन 1,500, रेंट ₹3600 फॉर द ईयर अप टू 30 September 1997 टू बी पेड इन अक्टूबर 1996। तो बच्चों सितंबर का रेंट 1996 यानी कि अक्टूबर में पे करना है। तो कौन से वाले मंथ के कैश बजट में ये वाला अमाउंट होगा? अक्टूबर में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो बच्चों आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कैश बजट बनाना है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। राइट, तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म करते हैं। So we have to prepare the cash budget for the month of October, November and December. Right. So we have to prepare the cash budget for these 3 months. Right. तो बच्चे ये पीछे से तो सबसे पहले लिख देते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस ये कितने रुपए? बच्चों हमें मालूम है या नहीं? देखना बच्चों, दिस इज द कैश बजट। राइट, और बच्चों बैलेंस शीट के अंदर अक्टूबर मंथ का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, बल्कि ये जो बैलेंस है ये तो 30 सितंबर का है और 30 सितंबर का जो क्लोजिंग होगा वो 1 अक्टूबर का ओपनिंग होगा। तो 1 अक्टूबर का ओपनिंग बच्चों हम लोग कितने रुपीज का अमाउंट लेके चलेंगे? दैट विल बी रुपीज हाउ मच? 35,000। सो दिस इज इन रुपीज, एवरीथिंग इज इन रुपीज एक्चुअली। ओके, तो जो आगे लिखता है द कंपनी डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड प्लानिंग ऑन 1 अक्टूबर 1996 इट अप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो 1 अक्टूबर को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो बच्चों आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ध्यान दीजिए। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन है दैट दी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपके पास ये डिफरेंट मंथ्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये जो डिफरेंट मंथ्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें सबसे पहले देखो कैश सेल्स भी गिवन है। राइट, तो ये जो कैश सेल्स है इस कैश सेल्स को सबसे पहले हम लोग अपने कैश बजट के अंदर लिखें। राइट, तो जो
भी आपके पास रिसिप्ट्स हैं, ये जो आपके पास रिसिप्ट्स हैं, इसमें से सबसे पहले हम लिखते हैं कैश सेल्स, राइट। तो बच्चों देखिएगा कैश सेल्स आपके पास कितने रुपीज का है अक्टूबर में? यस प्लीज, 5000। ध्यान से देखिएगा, इट इज 5000। सितंबर का 14,000 है और हमें तो अक्टूबर से स्टार्ट करना है। सो अक्टूबर के लिए 5000 एंड नवंबर के लिए हाउ मच रुपीज? 6000 एंड दिसंबर के लिए बच्चों कितने रुपीज? 8000, राइट। तो बच्चों ये तो हो गया कैश सेल्स ऑफ डिफरेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखता है ऑल दी ट्रेड डेटर्स अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। व्हाट डू मीन बाय दिस? एक महीने बाद। तो बच्चों डिफरेंट मंथ्स के अंदर जो भी आप क्रेडिट सेल्स की है उसकी पेमेंट आपको उससे अगले महीने मिलेगी। तो जो क्रेडिट सेल्स आपने सितंबर में की है उसकी पेमेंट कब मिलेगी? अक्टूबर में। तो हम लोग यहां पर बेसिकली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख सकते हैं और ये हमारे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स देखिएगा आपके पास अक्टूबर में कितने रुपीस के हैं? 15,000 की सेल आपने उधार वाली सितंबर में की है, तो जो हमें अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आपके पास ये हो जाएगा 15,000 एंड देन आपके पास हो जाएगा 18,000 एंड देन आपके पास हो जाएगा कितना बच्चों रुपीज? 20। इज इट क्लियर? ओके, और आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी। तो बच्चों हमें क्रेडिटर्स को कब पे करना है? जिस मंथ में हम लोग इस रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते हैं उससे नेक्स्ट मंथ में। तो बच्चों हम लोग एक पेमेंट का कॉलम साथ ही साथ बना लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट पे कर रहे हैं। तो बच्चों अक्टूबर मंथ में देखिएगा आपके पास जो पेमेंट है वो कितने रुपीस की होगी? हाँ जी, 23,000। नवंबर मंथ में आपके पास पेमेंट कितने रुपीस की होगी? 27,000 एंड दिसंबर मंथ में आपके पास पेमेंट कितने रुपीस की होगी? दैट विल बी 26,000, राइट। ओके, सॉरी, यू आर वेरी करेक्ट। तो बच्चों अक्टूबर में कौन सी पेमेंट करनी है? जो रॉ मटेरियल हमने सितंबर में परचेज किया था। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 40,000 एंड देन यस प्लीज 23,000 एंड देन कितने रुपीज? 27। अक्टूबर में हम पे करेंगे सितंबर का, नवंबर में पे करेंगे अक्टूबर का, दिसंबर पे करेंगे नवंबर का, राइट। तो बच्चों आप यहां पर देख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। On 1st October 1986, all equipments were replaced at a cost of rupees 30,000 and 14,000 was for the exchange of all equipment and net payment of rupees 16,000 was made. तो नेट पेमेंट 16,000 की पे की जाने वाली है। तो इस 16,000 रुपए की पेमेंट को कौन से मंथ में लिखें? अक्टूबर में, राइट। तो लिखेंगे दैट परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो कौन से मंथ में? अक्टूबर में ना। और कितना अमाउंट? 16,000, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन 16,000 से है। तो बच्चों आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड इन दिसंबर। प्रपोज डिविडेंड विल बी पेड इन दिसंबर। तो प्रपोज डिविडेंड, ये बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड कितने रुपीज का है? 15,000 का, जिसको पे कब करना है? दिसंबर में। तो लिख देते हैं प्रपोज डिविडेंड। और ये कितने रुपीज का बच्चों? 15,000 ना, इट्स 650। और बच्चों आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी पेड। तो आपके पास खर्चे कौन कौन से हैं? वेजेस 3,000 पर मंथ। तो पेमेंट्स को हम लोग लिख देते हैं वेजेस एंड इज रुपीज 3,000 एंड वन मोर वी हैव कितना? 3,000। एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेशन कितने रुपीस का है? 1,500 एंड 1,500, राइट। और बच्चों और आगे चलेंगे। नेक्स्ट रेंट रुपीज 3,600 फॉर द एंडिंग 30 सितंबर पेड इन अक्टूबर। तो बच्चों रेंट पे करना है, और कब पे करना है?
अक्टूबर में, सितंबर का अक्टूबर में, राइट सर, कितने रुपीज? 3600, राइट। और है कुछ? हाँ जी सर। भाई नवंबर का जब बजट बनाएंगे तो नवंबर, इसके जनवरी के लिए बात कर रहे हो? तो अरे वो क्वार्टरली है ना, सितंबर तक के क्वार्टर का जो रेंट है वो अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर का रेंट जनवरी में, तो जिस मंथ में पे करेंगे उस मंथ में लिखेंगे। बिल्कुल सर, मैं वो बता देता ना आपको कि इस तरह से सिचुएशन चल रही है। बच्चों क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन के बेस पर बनता है, राइट। तो बच्चों मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको मैंने सी नाम दे दिया। और आपको क्या लिख बनाना है? वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस। आपको लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ठीक है, टू पेड इन 1997 ही है। जस्ट 1 मिनट बच्चे। रेंट रुपीज 3600 फॉर द ईयर अप टू 30 सितंबर 1997, मतलब अगले साल का जो रेंट है वो हमने अक्टूबर 1996 में, यानी कि अक्टूबर 1996 में पे किया, तो एक साल का भी कर दिया। नहीं, जैसे लिखा होगा वैसे लिखेंगे। रेंट रुपीज 3600 फॉर द ईयर अप टू 30 सितंबर 1997। तो ये तो कौन सा वाला मंथ, कौन सा वाला ईयर है? 1996। तो कहते हैं कि आने वाले समय में 30 सितंबर 1997 का जो रेंट है वो कब पे कर रहे हैं? 5 अक्टूबर को हमने पे कर दिया, राइट। तो कैश बजट है ना ये, तो इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, तो कैश हमारे इससे रिलेटेड जो है वो लिखेंगे एक एक करके। आप बताइए। अभी लिखेंगे। और कुछ? तो जैसे हम कैश अकाउंट में कर देंगे ट्रांजेक्शन। हाँ, कैश अकाउंट में जिस तरह से ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होती थी, ऐसे यहाँ पर भी कैश बेसिस पे है, क्योंकि हमें कैश बैलेंस की पोजीशन का पता लगाना है। तो दिस इज रुपीज 20,000। और बच्चों इनका भी टोटल कर दीजिएगा 64,100। ओके, तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे ए प्लस बी माइनस। यस प्लीज बताइएगा। नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से 9100। और तो अगर ये नेगेटिव है तो ये जो आपके पास अक्टूबर में नेगेटिव है ये हमारे नवंबर में भी नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और टोटल कर देते हैं, इट्स 24,000। ए प्लस बी माइनस सी, नो नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है सर। सो 12,600 नेगेटिव, दिस इज 28। और इनको भी टोटल कर दीजिएगा। नेगेटिव में 31,100। राइट। सो बच्चों दीज आर द डिफरेंट कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट मंथ्स, राइट। These are the different cash requirement of the organization in the different months। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जब इस कैश रिक्वायरमेंट का पहले से ही अंदाजा होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही इस कैश को अरेंज करने के लिए सोच लेगी, विचार कर लेगी, राइट। और इसी पर्पज के लिए हम लोग कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो जो आपको लगता है कि आपको आ गया, गुड। 1.2 क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट इसको देंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। 1.2 क्वेश्चन बच्चों, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 1.2 बच्चों, कॉपी दिस।
हाँ जी बच्चों, तो आई थिंक आपने 1.2 ट्राई किया होगा, यस और नो? एंड बच्चों 1.2 कहता है, ध्यान दीजिए। वी हैव एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो आपके पास एबीसी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 months एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 1992। तो 31 दिसंबर 1992 कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। कौन कौन से मंथ बच्चों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको 3 months का कैश बजट बनाना है। तो 3 months 31 दिसंबर एंड हो रहे हैं, तो कौन कौन से मंथ्स हो जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, so what we have the month, we have August month, September month, October month, November month, December month, and we have the sales of the different months, we have the material, we have the wages, we have the overheads. Credit terms are, तो बच्चों हमें credit terms given है। ये credit terms कैसे हैं? लिखता है sales oblique debtors 10% sales are on cash basis। तो बच्चों जितनी भी सेल है उसका 10% पर है, राइट। तो बच्चों बाकी क्रेडिट, अगर आपने 10% कैश से लिखा है तो बाकी सब क्या? क्रेडिट, उधार। अच्छा, अगर उधार बेचा तो वो पेमेंट रिसीव भी होगी, और वो पेमेंट रिसीव कैसे होगी ये बता रहा है। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। जितनी भी आपने सामान को उधार बेचा है उसका आधा पैसा कब मिलेगा? अगले महीने। एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, और बाकी जो बच गया वो उससे भी अगले महीने। बी केयरफुल। आगे लिखता है क्रेडिटर्स मटेरियल 2 months। तो व्हाट डू मीन बाय दिस? मटेरियल 2 month मतलब कि आज अगर आपने जनवरी में परचेज की है तो उसकी पेमेंट फरवरी में नहीं, मार्च में पे करनी होगी। फरवरी में अगर परचेजेस की हैं तो मार्च में नहीं, अप्रैल में पे होगा। तो आपको 2 महीने के बाद अमाउंट पे करना है, राइट। एक्चुअल में मटेरियल 2 months का मतलब एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, पर मैं आपको इस तरह से इजी समझा रहा हूं, ठीक है। बट एक्चुअल मतलब होता है कि मटेरियल 2 months मीन्स दैट 2 महीने की परचेजेस के बराबर जो सामान है वो हमेशा हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है। मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। वेजेस 1/5 month, तो सर इसका भी मीनिंग उसी फॉर्मेट में है। आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दिस जस्ट आफ्टर सम टाइम। ओवरहेड्स हाफ मंथ, सेम टाइम, सेम थिंग। कैश बैलेंस ऑन 1 October 1992 इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹8,000। कहता है कि हमारा 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो कितने रुपीज का है? 8,000 का। मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन अगस्त 1992 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। तो हमारी मशीनरी जो है वो 1 लाख रुपए की इंस्टॉल की जाएगी। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 इज पेबल फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। सो हर महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी चाहिए? 5,000। डिविडेंड एट 10% ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 लाख विल बी पेड ऑन 1 दिसंबर 1992। तो बच्चों 3 लाख का 10% डिविडेंड 30,000 रुपए कब पे किया जाएगा? दिसंबर में। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर द सेल व्हीकल ₹20,000 इन दिसंबर। तो दिसंबर में 20,000 रुपए का सेल व्हीकल का एडवांस मिलेगा। और इनकम टैक्स पे करना है बच्चों नेक्स्ट लास्ट स्टेप के अंदर 5,000 रुपए कब? दिसंबर में। तो बच्चों जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ये गिवन है उन सभी के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग एक बार एक स्टेटमेंट फॉर्म कर लेते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड नो डाउट कैश बजट, राइट। सो कौन कौन से मंथ बच्चों? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, right, and we have to prepare the cash budget for this। और जो कौन से वाली डेट है ये जिस डेट हम मना रहे हैं? 31 दिसंबर 1992, राइट। तो बच्चों कहां से स्टार्ट करेंगे? सेम। कहां से बच्चों स्टार्ट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस से, राइट। और ओपनिंग बैलेंस के बाद दिस इज बेसिकली ए, और उसके बाद हम लोग
लिख देंगे रिसिप्ट। अच्छा, रिसिप्ट ज्यादा होती है, पेमेंट ज्यादा होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं या इनकम का ज्यादा होती है? खर्चे ज्यादा होते हैं। तो खर्चे ज्यादा होते हैं तो उनके लिए स्पेस भी आप ज्यादा छोड़ना, ठीक है। सो मैंने भी कम छोड़ा है, राइट। एंड देन पेमेंट, सो रिसिप्ट, पेमेंट, राइट। तो जो स्टार्ट करते हैं हमारे पास लिखा हुआ सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे बच्चों। देखो बीच बीच में से इंफॉर्मेशन करोगे ना तो आप खुद फंस जाओगे, राइट। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप बीच बीच में से इंफॉर्मेशन को ले ही ना, आप हमेशा बिल्कुल बिगनिंग स्टार्ट करें और बिगनिंग से स्टार्ट करते हुए जो जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आती जाती है उनको आप रिप्लेस करते जाएं, वेरी सिंपल। तो जो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, व्हाट वी हैव है दैट वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड सेल्स लिखा हुआ है। और सेल्स में लिखा हुआ है बच्चों क्या? सेल्स लिखा हुआ है दैट 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान है, जितने भी सेल डिफरेंट मंथ में है उसका 10% कैश सेल है। तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले कैश सेल लिख देते हैं, कैश सेल्स। तो अक्टूबर मंथ के बच्चों देखिएगा, अक्टूबर मंथ के अंदर जो सेल है वो कितने रुपीज की है? 23,000। 23,000 का 10% कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2300। नवंबर मंथ की सेल कितनी है? 25,000। 25,000 का 10% कर दीजिए, कितना? 2500। दिसंबर मंथ की सेल है 30,000। 30,000 का 10% कर दीजिए, दिस विल बी 3,000। वेरी सिंपल, राइट। और बाकी जो सेल है वो क्या? क्रेडिट सेल है। तो हम लोग क्रेडिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, पर बच्चों एक कंफ्यूजन सी है कि भैया 50% पैसे मिलेंगे अगले महीने, बाकी जो मिलेंगे वो, तो काफी कंफ्यूजिंग है ये तो, राइट। जो आपने अक्टूबर में सेल की है उस अक्टूबर की सेल का 50% नवंबर में और बाकी पैसा दिसंबर में। नवंबर में जो सेल की है उसका 50% दिसंबर में, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो बच्चों इस पर्पज के लिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जो क्या कहा? शेड्यूल ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये क्या शो करता है कि भैया डेटर से आपने पैसा कब कब कितना कितना रिसीव किया, राइट। तो जो इसको इस फॉर्मेट में करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या करें? सबसे पहले डिफरेंट मंथ लिखें जिन मंथ के अंदर आपने सेल की है, राइट। उसके बाद वो अमाउंट ऑफ सेल्स लिखें जो कि डिफरेंट मंथ में आप कर चुके होंगे। इसके बाद लिखिएगा कैश सेल, इसके बाद लिखेगा क्रेडिट सेल, तो जो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मंथ से, और आपके पास जो मंथ स्टार्ट हो रहा है दैट इज द अगस्त वी हैव ना। सो अगस्त मंथ के जो आपके पास सेल्स है दैट इज रुपीज हाउ मच? 20,000। एंड देन सितंबर, और सितंबर मंथ की जो आपके पास सेल्स दैट इज रुपीज कितना है ये? 21,000। एंड अक्टूबर मंथ की जो सेल है दैट इज रुपीज वी हैव 23,000। नवंबर मंथ की सेल है दैट इज रुपीज 25,000 एंड दिसंबर मंथ की सेल है दैट इज रुपीज 30,000। और जो इसमें से आपके पास कैश सेल क्वेश्चन ने क्या कहा कितनी है? 10%। तो जो सबसे पहले तो इस नंबर का 10% फाइंड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 2,100, ये हो जाएगा 2,300 एंड 3,000। और सेल्स में से कैश सेल हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा दैट विल बी व्हाट? क्रेडिट सेल। बताइए बच्चों कितना बचेगा? 19,000 सॉरी 18,900 माइनस कीजिएगा 2,700 एंड 22,500 एंड हेयर कितना? 27,000। तो जो एक क्रेडिट सेल बच गया। अब जितनी भी क्रेडिट सेल हो गई है डिफरेंट मंथ में उसके कलेक्शन के बारे में सोचो। 50% नेक्स्ट मंथ और उसके बाद के आधे पैसे और अगले महीने। तो जो यहाँ पर डिफरेंट वो मंथ लिख देने हैं जिन मंथ के अंदर हमने जो है पेमेंट कलेक्ट करनी है, राइट। लाइक अगस्त के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग सितंबर से, अक्टूबर,
November and December. These are the collection month. These are the collection month. इन डिफरेंट मंथ्स के अंदर कलेक्शन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए प्लीज ऊपर, अगस्त मंथ में जो क्रेडिट सेल की है 18,000 की, इसकी कलेक्शन कब की जाएगी? सितंबर में। तो हम अच्छा पूरी पैसे नहीं, आधे पैसे। तो आधे पैसे मतलब कितने हुए बच्चों? 18,000 का हाफ, फिर 9,000। और बाकी आधे पैसे क्वेश्चन ने क्या कहा, कब कलेक्ट करेंगे? उससे भी अगले महीने, मतलब कब? अक्टूबर में, यानी कि यहां पर। इसे फिर आगे चलते हैं। 18,900 सितंबर की क्रेडिट सेल है, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा वो कब कलेक्ट किया जाएगा? नेक्स्ट मंथ बोले तो कब? अक्टूबर में। यस प्लीज। 9,450। और जो आधा और जो पैसा होगा वो कब कलेक्ट किया जाएगा? उससे और अगले महीने, यानी कि 9,450 इन द नेक्स्ट मंथ। राइट। हाँ जी बच्चे, क्रेडिट सेल को देखो, क्रेडिट सेल का 50% देखो, आप यहां पर आ गए हो। इजी। और बच्चों आगे चलते हैं। 20,700 का जो 50% होगा वो कब पे किया जाएगा? नवंबर में। इसको हाफ कर दीजिएगा, 10,350। और आधा पैसा और कब? दिसंबर में। तो 10,350। एंड बच्चों यहां पर अब नवंबर आ गया है। नवंबर का आधा पैसा कब? दिसंबर में। और आधा पैसा और कब? पर जनवरी के बारे में हमें बात नहीं करनी। 11,250। राइट, दिस इज 11,250। और आधा पैसा कब बच्चों? जनवरी में। और जनवरी के बारे में हमें बात नहीं करनी, तो जनवरी को छोड़ दीजिए। दिसंबर के लिए हाफ 50% नहीं चाहिए, वो तो जनवरी की बात हो गई। नाउ मेक ए टोटल ऑफ अक्टूबर में 2 पैसे मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे अमाउंट। 18,450 और प्लस कीजिएगा 19,800। राइट। राइट बच्चों, सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट मंथ। तो इसको हम रिसीट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और जो डेटर्स से कलेक्शन की गई है अक्टूबर मंथ में कितने? 1,8450। नवंबर मंथ में बच्चों कितना? 19,800। एंड वन मोर वी हैव 21,600। इज इट क्लियर? ओके। तो बच्चों हमने सेल्स वाला पॉइंट कर लिया, पक्का ना? हाँ जी पूछिए, बताइए। अभी तो हमने पूरा क्वेश्चन करना है। अभी तुमने क्या किया? जस्ट से वी विल नाउ गो टू द मटेरियल पार्ट, एंड देन वी विल गो टू द वेजेस पार्ट, एंड देन वी विल गो टू द ओवरहेड पार्ट, एंड देन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू डिफरेंट पॉइंट। मैंने कहा आप सीक्वेंस को फॉलो करिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। अगर आप बीच बीच में उठा के लिखोगे तो मिस हो जाएगा क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। राइट। नाउ द मटेरियल पार्ट। बच्चों मटेरियल, ये मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल जो कि हमारी कंपनी ने यूज किया। और जब मटेरियल हम यूज करते हैं तो बेसिकली उसके परचेजेस करते हैं। तो इसका लिंक सीधा सीधा किससे है? परचेजेस से, क्रेडिटर्स से। राइट। और बच्चों क्रेडिटर्स के बारे में मटेरियल क्या लिखा हुआ है? 2 months। अब बच्चों इसके 2 मीनिंग मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक लॉजिकल है और दूसरा भी लॉजिकल है। तो एक छोटा लॉजिकल है, लॉजिकल है। ठीक है। अब ये छोटा और बड़ा लॉजिकल क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास लिखा हुआ है बच्चों दैट इज क्रेडिटर्स 2 months। तो इस क्रेडिटर्स 2 months का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन निकाल देंगे कि हाँ इसका मतलब ऐसे निकलेगा। ठीक है। देखो आप डिफरेंट मंथ में रॉ मटेरियल परचेज करते हो। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे हैं। और इन डिफरेंट मंथ्स के अंदर हमारी जो रॉ मटेरियल है, मटेरियल परचेज ये कितने का है? देखना बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी, स्टार्ट होता है यहां से 10,200 से। अक्टूबर बताइएगा 10,000। राइट। एंड देन
9800, 10,000, 10,800, राइट। और जो आपके पास लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स 2 मंथ, ये क्रेडिटर्स 2 मंथ का मीनिंग होता है कि भैया आप जब रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कब आता है? जब आप रॉ मटेरियल परचेज तो करो बट उसकी पेमेंट पे ना करो, राइट। बच्चों समझो, अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और उसी समय सप्लायर को पे कर दिया, ये लो भैया सामान दो पैसे लो, तो क्या क्रेडिटर्स आएंगे? नहीं आएंगे। क्रेडिटर्स आएंगे ही तब जब आप मटेरियल परचेज कर रहे हो और मटेरियल परचेज आप उधार कर रहे हो, राइट। और बच्चों यहां पर लिखता है कि आपके पास पहले महीने का जो क्रेडिटर्स है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, और दूसरे महीने का भी 2 महीने का जो क्रेडिटर्स है वो हमेशा हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है। 2 महीने के जो परचेजेज है वो कहां पर रहते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो हमने कहा यहां पर तो पहली बार परचेज किया, पैसे पे नहीं किए, तो ये बन गए क्रेडिटर्स। फिर अगली बार दोबारा परचेज किया, अगली बार जब दोबारा परचेज किया तो ये भी अमाउंट पुराने वाले क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा, तो हमारे जो क्रेडिटर्स होंगे अब वो कितने हो जाएंगे? 20,200, राइट। अब बच्चों ये तो पहले 2 महीने थे इसलिए ऐसा किया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद मैंने कहा अक्टूबर में नो डाउट 20,200 जो है आपके पास पुराने क्रेडिटर्स थे, 9,800 रुपीज के रॉ मटेरियल और परचेज किया, तो आपके पास इस तरह से जो टोटल आ जाना चाहिए वो कितना आ जाना चाहिए? 21,000। पर क्वेश्चन कहते हैं नहीं, अच्छा टोटल आ जाना चाहिए 30,000 सॉरी 30,000। पर सर क्वेश्चन कहता है मटेरियल 2 मंथ्स, इस 2 मंथ्स का मतलब है कि सर इस वाले आउटस्टैंडिंग अंदर सिर्फ वो अमाउंट होना चाहिए जो कि 2 महीने का है, राइट। मीन्स व्हाट अबाउट द रिमेनिंग फर्स्ट वाला, राइट, दैट वी हैव टू पे, राइट, दैट वी हैव टू पे। तो इस 30,000 में से हम लोग 10,000 रुपए का अमाउंट क्या कर देंगे? पे कर देंगे। और वो जो हमें कैश बजट के अंदर किस बात से मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग से या पेमेंट से? तो पेमेंट हमने अक्टूबर में कौन से वाला किया? अगस्त। हमने अक्टूबर में पेमेंट कौन सा किया? अगस्त वाला। तो हम अगस्त वाली पेमेंट अक्टूबर में लिखेंगे। फिर और आगे चलते हैं, आगे जब तो बैलेंस बचा कितना है? 20,000। ये जो 20,000 का बैलेंस बचा है तो वो ये लास्ट 10,200 की पेमेंट पे की है, और बाकी बैलेंस बचा कितना है? दैट इज 19,800। ये जो 19,800 है ये तो ये लास्ट 2 मंथ्स की जो परचेजेस है इसको शो कर रही है। अब और अगले महीने जाएंगे तो आगे महीने में हमने 10,000 का और परचेज किया और पेमेंट पे कर देंगे, कौन सी वाली? सितंबर वाली। मीन्स आपके पास जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हमेशा हमेशा आपके पास जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो आउटस्टैंडिंग कौन सा रहेगा? 2 महीने का, लास्ट 2 महीने का हमेशा हमेशा इस वाले जगह पर आउटस्टैंडिंग रहेगा। और आप पेमेंट जो करते रहोगे वो कौन सी करते रहोगे? 2 महीने पहले वाली। तो अक्टूबर में जो आप पेमेंट करोगे वो कौन सी करोगे? अगस्त वाली। नवंबर में जो आप पेमेंट करोगे वो कौन सी करोगे? सितंबर वाली। दिसंबर में जो पेमेंट करोगे वो कौन सी वाली करोगे? अक्टूबर वाली। एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। आई थिंक फाइन। तो बच्चों हम लोग पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हम पेमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स को कौन कौन सी पेमेंट पे करनी है, और हमें तो पेमेंट से मतलब है। तो हमने कहा अक्टूबर में अगस्त वाली पे करनी है, और ये अगस्त वाली पेमेंट कितनी है बच्चों? 10,200। नवंबर में कौन सी पेमेंट करनी है? सितंबर वाली, और सितंबर वाली पेमेंट कितनी की है? राइट, 10,000। अब दिसंबर में पेमेंट पे करनी है, कौन सी वाली बच्चों? अक्टूबर वाली, और अक्टूबर वाली पेमेंट कितने रुपीज की है? 9,800। तो आप स्ट्रेट आगे कर सकते हैं, राइट। ये लॉजिकल है, राइट। लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 2 चल जाएगा। लॉजिक 1 की फिलहाल कोई इंपॉर्टेंस, कोई रोल नहीं है। तो बच्चों जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके पास लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 2 मंथ्स, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका पेमेंट मीनिंग निकलता है दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन क्रेडिटर्स
is equal to credit purchase of last 2 months. लास्ट 2 मंथ्स के बराबर जो पैसा है वो कहाँ रहता है? क्रेडिटर्स में। ठीक है, और नो डाउट ये लॉजिक 1 वाला था, है ना, पर हमें इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इसको यूज करना पड़ेगा कि 2 मंथ्स का मतलब है कि हमें पेमेंट कौन सा करना है? लास्ट 2 मंथ्स वाला, राइट। एवरी मंथ परचेजेस will be paid after 2 months, तो हर मंथ के जो परचेजेस हैं उसकी हमें करनी होगी 2 महीने के बाद। अगस्त वाली अक्टूबर में, सितंबर वाली नवंबर में एंड अक्टूबर वाली दिसंबर में। आई थिंक फाइन। हाँ जी बच्चे, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। ये हमने बात की है आपके साथ डाटर्स के बारे में, और फिर मटेरियल हो गया, मटेरियल और डाटर्स के बारे में बात की। एंड देन नेक्स्ट क्या है? वेजेस। बच्चों मैं राइट हैंड साइड ड्रॉप करने वाला हूं। दूसरे सारी बात फास्ट बहुत जल्दी से कीजिएगा। ओके बच्चों, आई थिंक राइट हैंड साइड को आप हटा देते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों कॉपी करने की, इट्स वेरी स्लो। हाँ बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों इसके बाद लिखा हुआ है वेजेस। बच्चों देखो वेजेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वेजेस के बारे में क्या लिखा हुआ है देख के बताना। 1/5 मंथ, राइट। आधा महीना, ये आधा थोड़ी है, 1/5 20% है। देखो बच्चों यहां पर आप सोच रहे होंगे अभी इससे पहले सर आपने पहले वाला लॉजिक क्यों बताया, दूसरे वाला लॉजिक बता देते बस चल जाता, है ना। तो बच्चों उसका रीजन ये था कि आप उस वाले नंबर को तो सेकंड लॉजिक कर लेंगे, पर इस नंबर को सेकंड लॉजिक से नहीं कर पाएंगे, राइट। इस नंबर को तो आपको फर्स्ट लॉजिक से ही करना होगा, राइट। फर्स्ट लॉजिक के अकॉर्डिंग बताओ ये 1 मंथ क्या शो कर रहा है, राइट। हर मंथ के अंदर जो वेजेस का अमाउंट है उसका 1/5 क्या है? आउटस्टैंडिंग, राइट। तो इसका मीनिंग है दैट एवरी मंथ 1/5 wages is in outstanding। हर मंथ की वेजेस का बच्चों 1/5 जो अमाउंट है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, राइट। और बच्चों अगर 1/5 आउटस्टैंडिंग है तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग की कैश पेमेंट, ठीक है। अब बच्चों देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर से समझाने के लिए। एग्जाम में जो करेंगे वो तो इतना सब कुछ नहीं करेंगे, बट समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। और इन डिफरेंट मंथ्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वेजेस। हमने डिफरेंट मंथ्स में वेजेस का अमाउंट कितना इनकर किया है, तो दिस इज गिवन टू अस। कितना है? 3800। और उसके बाद कितना है? इट्स रुपीज 3800 अगेन, नहीं 3800 अगेन, एंड देन 4000, एंड देन 4200, एंड देन कितना है ये? 500, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ दिस आर डिफरेंट मंथ्स। फिर ऊपर देखिएगा एक बार। तो बच्चों हमारा इस इंफॉर्मेशन ने क्या कि हर मंथ की जो वेजेस है उसका 1/5 आउटस्टैंडिंग। तो मैं सबसे पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग निकाल देता हूं, और
आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है? 1/5 ऑफ वेजेस, राइट। तो जो इस वाले नंबर का 1/5, राइट। तो आप 3800 का क्या कर देंगे? 1/5। फिर से नेक्स्ट 3800 का कितना? 1/5 एंड 4000 का 1/5 एंड 4200 का 1/5 एंड अगेन 4500 का 1/5। तो जो इतना जो बैलेंस है वो हर महीने के आउटस्टैंडिंग में बैलेंस शीट में आ जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब कि इतना पैसा हमने इस मंथ से रिलेटेड जो था वो पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मालूम है ना क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड। सो दिस मच अमाउंट वाज नॉट पेड बाय अस। बताना बच्चों कितना? 760, 800, 840, 900। इतना पैसा बच्चों ड्यू हो गया है, इतना पैसा हमने पे नहीं किया। ठीक है, अब तो ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? ध्यान दीजिए, टोटल है 3800, इसमें से इतना था आउटस्टैंडिंग, तो रिमेनिंग तो पे करना पड़ेगा। इसमें से हमने इतना पे नहीं किया अभी तक, बाकी पे कर दिया, तो हमने कहा पेड अमाउंट, वेजेस पेड, और बच्चों ये जो अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा? 4/5 ऑफ करंट मंथ ना, ऑफ करंट मंथ। तो डिफरेंस बता दीजिए, इट्स 3040, राइट। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव सेम 3040, डिफरेंस 3200 एंड डिफरेंस, यस प्लीज, 3360, 3360 and the next 3600. So all these we have. Is it clear? अच्छा, तो ये तो हो गया 4/5 ऑफ द करंट। प्लीज ऊपर देखिए, प्लीज ऊपर एक बार। ये तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, मुझे डाउट नहीं है कि हमारी टोटल वेजेस थी 3800, इसमें से इतना ड्यू और बाकी पे कर दिया, राइट। पर सर जो ये ड्यू हो गया है, क्या इसकी पेमेंट कभी नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ में। तो जब नेक्स्ट मंथ में इसकी पेमेंट पे करेंगे तो ये अमाउंट भी पेमेंट में आ जाएगा। तो मतलब वेजेस पेड में दो अमाउंट आएंगे, 4/5 ऑफ द मंथ एंड 1/5 ऑफ, यस प्लीज, लास्ट मंथ। या आपको आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हो, 1/5 ऑफ द लास्ट मंथ आउटस्टैंडिंग। एक नोट में इतना पोर्शन लिख सकते हैं। इनफैक्ट इसको लिखने की नहीं है, कल इसको कॉपी कीजिए, मतलब कंप्लीट कीजिए, फिर बताऊंगा कैसे लिख के दिखाएंगे। देखो हर मंथ में जो अर्निंग होता है वो नो डाउट अगले महीने तो पे होता है, तो अगले महीने पे कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे 760 एंड देन 760 एंड 800 एंड 840। अब बच्चों इनको टोटल भी कर देते तो 3800, 3960, 4160, 4440। ठीक है, तो बच्चों इसको हम पेमेंट में लिखते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ वेजेस, राइट। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अक्टूबर में वेजेस कितनी है? 3960 एंड 4160 एंड क्या ये 4440। बच्चों कोई डाउट? पक्का वाला? ठीक है, तो बच्चों ये वेजेस हो गया अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में। अब बच्चों आगे लिखते हैं। बच्चों ये वेजेस का पॉइंट होगा। अच्छा, लिखेंगे कैसे? बच्चों लिखेंगे कैसे, ये आप ओवरहेड करेंगे ना, मैं बता दूंगा। ये सब इतना सब कुछ समझने के लिए इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखना कितना है इसके लिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरहेड। और बच्चों देखो आपके पास ओवरहेड क्या लिखा हुआ है? हाफ मंथ, है ना। ओवरहेड के लिखा हुआ है हाफ मंथ। तो व्हाट डू मीन बाय दिस? हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग रहेगा। जो हर मंथ हाफ आउटस्टैंडिंग रहेगा वो पे कब होगा? नेक्स्ट मंथ में। और जो हाफ आउटस्टैंडिंग ना रह के बाकी जो हाफ सेम मंथ का है वो कब पे होगा? सेम मंथ में। इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, दैट इज ओवरहेड्स, हाफ ऑफ लास्ट मंथ
जो कि लास्ट मंथ में आउटस्टैंडिंग था, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ, हाँ जी, करंट मंथ करंट मंथ का हाफ आउटस्टैंडिंग हो गया, बाकी तो पे करना है। बस इसको इस तरह से नोट लिखिए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये लिख तब सकते हैं जब आपको समझ में आया हो, या फिर किसी आगे वाले बच्चे ने किया, पर आगे वाले बच्चे को भी समझ आना चाहिए। सो हाफ ऑफ द लास्ट मंथ, तो बच्चों देखिएगा। अच्छा, ओवरहेड देखना पड़ेगा बच्चों से। हाँ जी, सबसे पहले हाफ ऑफ द लास्ट मंथ, तो अक्टूबर के अंदर हाफ ऑफ द लास्ट मंथ कितना है? 2100 का हाफ। यस प्लीज, बोलो बोलो। 1050। नवंबर में अक्टूबर का हाफ, तो अक्टूबर का अमाउंट देख लीजिएगा। अक्टूबर में अमाउंट कितना है? 2300 का हाफ 1150। दिसंबर में नवंबर का हाफ 1200 हो गया। एंड हाफ ऑफ द करंट मंथ ओवरहेड सेम मंथ का हाफ बच्चों। अक्टूबर का हाफ 2300 का 1150। हाफ ऑफ द करंट मंथ 1200 एंड हाफ ऑफ द दिसंबर 125। समझ आ गया बच्चों? मुश्किल तो नहीं? नो, हर चीज आसान होती है अगर समझ में आ जाए तो, अगर समझ में नहीं आए तो यही चीज बड़ी मुश्किल हो जाए। तो जो आगे लिखता है दैट कैश बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 1992 इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹8,000। तो 1 अक्टूबर का जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है दैट इज ₹8,000। सो वी हैव टू राइट हियर 8,000। राइट सर? ओके, और आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखता है मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड in August 1992 at a cost of ₹1 lakh and the monthly installment ₹5,000 is payable from October onwards। तो बच्चों अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमें 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो बच्चों क्या कहते हो, हम लोग क्या कहाँ लिखें? 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट लिखनी है हर मंथ में। तो अक्टूबर में भी आएगा, नवंबर में आएगा और दिसंबर में भी आएगा। पर 5,000 आएगा या 1 लाख आएगा? 5,000। मशीनरी चाहे 1 लाख की हो, हमें जो कैश पे करना है दैट इज ओनली 5,000। तो हम लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी कितने का है? 5,000। देखो मेरे पास स्पेस फिर से एक्सपेंसेस के लिए कम पड़ गया, खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। इसी रीजन से इंसान जो है वो मेहनत करता है, शान करता है, मतलब सुबह से शाम तक दौड़ भाग करता है, पढ़ाई करता है। अगर ऐसा ना हो तो सोचो, अगर इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, क्या कोई भी इंसान आपके जैसे स्टडी करेगा, जॉब करेगा? जरूरत ही नहीं है। 20-25 साल तो पढ़ते रहते हैं। राइट, अगर आपके अकाउंट में हर महीने के अंदर 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएं, राइट, तो क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, उसके बाद फिर काम करने की? राइट, फिर आपको बस जो अच्छा लगता है वो करो, है ना। और स्टडी तो शायद अच्छी नहीं लगती। अच्छा, कोर्स की बुक के अलावा सारी बुक्स अच्छी लगती हैं। ओके, कम बैक टू दिस बच्चों। हमने कहा ये हमने मशीनरी की 5,000 इंस्टॉलमेंट लिखी थी। डिविडेंड एट 10% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 लाख विल बी पेड ऑन 1 दिसंबर 1992। तो बच्चों 3 लाख का 10% दिसंबर में डिविडेंड पे करना है, तो लिख देते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कितने रुपए? यस प्लीज। 10% 3 लाख का 30,000। राइट, और आगे लास्ट में आपके पास है नहीं, सेकंड लास्ट, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ व्हीकल ₹20,000 इन दिसंबर। थैंक गॉड कुछ रिसीप्ट आ गई है ना, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हमने कहा दैट सेल ऑफ व्हीकल को बेच देंगे और 20,000 रुपए यहां से आ जाएंगे। और लास्ट में लिखता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एडवांस, और ये इनकम टैक्स एडवांस कब पे करना है? कितने रुपीज का? 5,000। ठीक है, और कुछ भी है? नो। तो बच्चों टोटल नहीं होती है, बस इनको टोटल कीजिएगा, बस इन दोनों को, फर्स्ट टू। सो दिस इज अ बी एंड दिस वी हैव 0, 5, 7, 10, 2, 5, और पेमेंट को टोटल कर दीजिए।
प्लीज बच्चों आप कीजिएगा। सर 21,360 360 एंड दिस सी, राइट। तो अब हम लिख देते हैं ए प्लस बी माइनस सी एंड दिस इज आवर नो डाउट। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। 60,390 प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। अब जो भी ये आपके पास बैलेंस आ गया वो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ में लिखेंगे इसको 7390 और प्लस फिर करेंगे 00312। Yes, please, how much? सर 8,180। आपने क्या है क्लोजिंग बैलेंस? ये सर ओके, तो 8180 मेक इट टोटल, मेक इट टोटल ऑफ दिस 16910। इजी है या डिफिकल्ट? में आ रहा है विच वन? थर्ड वाला। एक्सपेंसिव टोटल बता दो बच्चों। सर एक्सपेंसिव टोटल आ रहा है 56,690 690 और यहाँ पर सर यहाँ पे एक्सपेंसिव आ रहे हैं 21,510 तो उससे नेगेटिव है पक्का। 44 8 सर ये 790 भी आ रहा है यहाँ नहीं सेकेंड नवंबर का नवंबर का क्या आपसे ये नीचे 8180 790 पक्का? सर 8180 मैंने भी निकाला 8180। मुझको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कीजिए। मुझे मालूम नहीं चल रहा आप क्यों उतने मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ये सब चेक कर लेंगे, आई थिंक कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है इसमें। तो बच्चों ये टोटल आ रहा है इसको ठीक, 690। मतलब तसल्ली से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट विल एन इशू, राइट। इसके बाद अब आप मेरे कहने पर अच्छा 1.3 आप कर लेंगे। अच्छा यार ठीक है, कैलकुलेशन तो है, ठीक है यार कर लेना, कोई बात नहीं। 1.3 आप होमवर्क में कर लेंगे, 1.4 भी आप होमवर्क में कर लेंगे, 1.5 मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बट आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2.1 बोल देता हूँ। 1.3 होमवर्क, 1.4 होमवर्क, राइट। एंड अभी के अभी कर रहे हैं 2.1, राइट। Just see this question and start this question for the 5 minutes and then I will start. 2.1 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों आप लोग ट्राई। तो बच्चों प्लीज एंड प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। जब हम ट्राई करते हैं तो ही मालूम चलता है कि हम कितना समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं होगा मुझे मालूम है, उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करें। एटलीस्ट आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, दिक्कत समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। प्लीज डू दिस।
हाँ जी बच्चों, आई थिंक बच्चों आपने डेफिनेटली 2.1 क्वेश्चन ट्राई किया होगा। उसके बाद हमारी ये क्लास को देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो बच्चों जब आप खुद करते हैं तो एटलीस्ट आपको सिचुएशंस का समझ में आता है कि वाकई में हमारे पास सिचुएशंस हैं क्या, क्योंकि जब तक सिचुएशन समझ में नहीं आती तब तक सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता, राइट। बच्चों अगर आपको कोई एक इंसान सीधा साधा आपके जितने भी दुनिया में आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अगर आपको सोल्यूशन बता दे, लेकिन मानो आप उस पर फेथ नहीं करोगे। आप कब फेथ करोगे? जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हों और कोई एक इंसान आकर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए, राइट। अब आप उसके ऊपर फेथ करोगे, राइट। ये एक नेचर है और इसी नेचर को हम लोग भी आपके साथ यूज करते हैं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं कि बच्चों ट्राई कीजिए खुद से एंड देन आगे देखिए, राइट। तो प्लीज लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। आपने खुद से ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। लेट अस डू दिस एंड क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, हर स्टडी मटेरियल में मिलेगा, जनरल, राइट। सो वी हैव 2.1 based on the following information prepare a cash budget for the ABC Limited and we have first quarter, second quarter, third, fourth quarter। आपके पास 4 क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बच्चों एक काम करते हैं, जैसे कि हमेशा की तरह पहले कैश बजट प्रिपेयर कर ही लेते हैं और इस कैश बजट के अंदर वो सब कुछ देते हैं जो कि हमारे पास इस 4 क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। सो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो जो इन 4 क्वार्टर्स के अंदर वी विल राइट एवरी इंफॉर्मेशन लाइक दिस, कैश बजट और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, राइट। 1 क्वार्टर मीन्स कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया, राइट। और इस ओपनिंग बैलेंस के बाद फिर हमने लिखा रिसीप्ट, और रिसीप्ट अमाउंट कुछ खास नहीं है इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, एंड देन पेमेंट्स, राइट। और पेमेंट्स के लिए भी थोड़ा स्पेस, एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। हमने कहा दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, ए प्लस बी माइनस सी, राइट। तो बच्चों देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन रिप्लेस करते हैं। सो वी हैव कितने रुपीज का है? 10,000, 10,000। तो बच्चों इसके बाद आपके पास लिखा है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। तो आपके कस्टमर से कलेक्शन है तो कहां पर आएगा? में। तो रिसीट्स में लिख देते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। एंड इसके बाद इसमें अमाउंट है इट्स 1,25,000 and then 1,50,000 and then 1,60,000 and then 2,21,000, 2,21,000. So these are we have, right। और पेमेंट में बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के लिए आपने कुछ पैसा पे किया है, तो आप मटेरियल के लिए अमाउंट पे किया है कितने रुपीज का? 20,000 का, एंड देन 35,000 एंड देन 35,000 अगेन, एंड देन वी हैव 54,200, राइट। अदर एक्सपेंसेस, तो बच्चों आपके पास अदर एक्सपेंसेस भी हैं, लाइक वी हैव अदर एक्सपेंसेस 5,000 ना, 25,000, 20,000 एंड देन 20,000 अगेन, और आपके पास है कितना? 17,000, 17,000। और बच्चों लास्ट में है सैलरी एंड वेजेस। और बच्चों आपके पास सैलरी एंड वेजेस कितने रुपीज का है? दिस इज रुपीज 90,000, 95,000 एंड देन 95,000 अगेन, एंड 109, इट्स 200, राइट। इनकम टैक्स भी है बच्चों, ये भी एक खर्चा है, इसको भी हम लोग खर्चों में लिखते हैं इनकम टैक्स। और बच्चों इनकम टैक्स बोले तो हाउ मच अमाउंट? 5,000। और परचेज ऑफ मशीनरी परचेज, और बच्चों जो परचेज ऑफ मशीनरी का अमाउंट है ये हमें गिवन है, दैट इज रुपीज हाउ मच? 20,000, राइट। इस बाद आगे जो हमें दैट कंपनी डिजायर टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ रुपीज 15,000। फिर आगे लोन लेने की इंफॉर्मेशन को कुछ बता रहा है कि हमें लोन कब लेना होगा, कैसे रिपे करना होगा, दिस एंड दैट। पर सर इतना हमारा हो गया,
इसको नेट बैलेंस कर लेते हैं। सो टोटल इज 125 इटसेल्फ एंड इसका टोटल कर लीजिएगा। यस प्लीज 150 और दिस प्लस दिस माइनस दिस आई थिंक नेगेटिव आ रहा है। कितना नेगेटिव 5000 ओके। तो जो इसको नेक्स्ट टाइम में बाद में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना लोन लेना है और कितना लोन नहीं लेना। राइट यहां तक हमने कर दिया। विच वन दिस वन? अच्छा ये 1,40,000 आ जाएगा। हाँ 1,40,000 बिल्कुल ठीक है। राइट इसके ऊपर देखिए बच्चों, तो यहां तक हमने कर दिया। राइट काश यहीं तक करना होता है ना। आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को अगर पेपर में दे दिया जाए 10 का तो इतना करने के कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे? अराउंड आधा नंबर या 1 नंबर, वो भी इमोशनली। चलिए यार बच्चे ने कुछ तो किया है, ये ले आता नंबर 1 नंबर। राइट राइट भावनाओं में बहकर शायद आपका एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स दे दे, बट मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप मेन पार्ट करेंगे। याद रखना बच्चों, जो भी क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है उसके हमेशा हमेशा ज्यादा नंबर होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाला पार्ट। ये तो हमने कट को भी पेस्ट किया है, नथिंग एल्स। राइट अब इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सुनेंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हम लोन भी लेंगे और रिपेमेंट भी करेंगे। राइट तो जो लिखा हुआ है कंपनी हमारी जो है वो कैसे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए पॉलिसी बना रही है। एंड क्वेश्चन इज कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन ए कैश बैलेंस ऑफ ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जो हर क्वार्टर के एंड में मिनिमम कैश बैलेंस ये कितना होना चाहिए? दैट इज रुपीज कितना बच्चों? 15,000। दिस इज द मिनिमम कैश बैलेंस दैट कंपनी ऑलवेज हैव टू मेंटेन। चलिए कैश कैन बी बोरोड और रिपेड इन मल्टीपल ऑफ ₹500 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। देखिए कैश बोरो कर सकते हैं, कैश बोरोइंग राइट, और रिपेमेंट इस रिपेमेंट भी कर सकते हैं। राइट इन मल्टीपल ऑफ क्या सोचो क्या 500 के मल्टीपल में हम इसको कैश बोरो भी कर सकते हैं और वापस भी पे कर सकते हैं। याद रखना सोचिए मल्टीपल ऑफ 500 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि आपको 200 रुपए की जरूरत है, नेगेटिव बैलेंस 200 रुपए का उधार चाहिए, तो आप 200 रुपए का उधार नहीं लोगे। कितना उधार लोगे? आपका एक स्टैंडर्ड पैसा उधार लोगे तो 500 रुपए के मल्टीपल में लोगे, वापस दोगे तो भी प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपए के मल्टीपल में ही वापस पे करोगे। उधार लोगे 500 के मल्टीपल में, वापस पे करोगे प्रिंसिपल तो भी 500 रुपए के मल्टीपल में। राइट सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बी केयरफुल। ओके आगे चलते हैं। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% पर। ओके ये तो बड़ा सिंपल है ना, जितना भी पैसा हम उधार लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट का जो रेट होगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा? 10%। राइट क्वेश्चन से मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश मोर देन व्हाट इज नेसेसरी एंड वांट्स टू रिपे एज अर्ली एज पॉसिबल। कहते हैं कि हमें जितनी जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा पैसा वापस हम उधार नहीं लेंगे, और जब हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो पैसे को जल्दी से जल्दी रिपे भी करेंगे। राइट सो एज पर रिक्वायरमेंट, बोरो एज पर रिक्वायरमेंट एंड रिपे एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना, एज अर्ली एज पॉसिबल। जो बच्चों आगे चलते हैं। राइट एनी केस लोन्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 4 क्वार्टर। कहता है कि किसी भी सिचुएशन में लोन जब आप लो तो 4 क्वार्टर के आगे मत लेके जाओ। राइट वापिस करने की कोशिश करो। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एंड पेड व्हेन द प्रिंसिपल इज रिपेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड and paid when principal is repaid। मतलब क्या बच्चों, देखो जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली तो ऐसा होता है कि आपने सपोज करो फर्स्ट क्वार्टर में लोन लिया, राइट, तो अगले क्वार्टर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। राइट तो मतलब
आपका जो इंटरेस्ट है वो हर साल, हर क्वार्टर के, हर मंथ के एंड में जो भी टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग ड्यू होता है, पे करना होता है। पर क्वेश्चन कहता नहीं, आप जो है इंटरेस्ट का अमाउंट तब पे करोगे जब आप प्रिंसिपल को रिपे करोगे। मीन्स यहां पर लोन लिया, लोन की रिपेमेंट यहां नहीं की, तो इंटरेस्ट के बारे में मत सोचो। इंटरेस्ट के बारे में तब जब प्रिंसिपल रिपे करो। यहां पर आधा रिपेमेंट की, सपोज आधी रिपेमेंट, तो आधा जितनी भी रिपेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट स्टार्टिंग से अब तक लगता है उसके ऊपर अमाउंट कैलकुलेट भी करो और पेमेंट भी करो। राइट। इंटरेस्ट का अमाउंट तब आप सोचोगे, तब आप कैलकुलेट करोगे जब आप प्रिंसिपल की रिपेमेंट करोगे। जब आप प्रिंसिपल की रिपेमेंट नहीं करोगे तो आप इंटरेस्ट के बारे में ना तो कैलकुलेशंस करोगे और ना तो रिपेमेंट करोगे। Am I right? ओके, बी केयरफुल बच्चों, मैंने यहां पर लिख भी दिया इस बात को। आगे लिखता है एज्यूम दैट बोरिंग्स टेक प्लेस एट द बिगनिंग एंड रिपेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। बच्चों ये एज्यूम लिखा भी हुआ है, ये एक अंडरस्टूड भी है। कहता है कि उधार जब लोगे तो क्वार्टर के बिगनिंग में लोगे। राइट, ऐसा क्यों? जब आपको एस्टिमेट है कि आपको कैश का डेफिसिट मतलब जरूरत पड़ने वाली है, पैसे को पहले से अरेंज करेंगे, उधार पहले से ले लेंगे। अगर आपको लग रहा है, आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको जो है 5,000 रुपए का जो है कैश है नेगेटिव जाने वाला है, तो उधार ऑन द स्पॉट थोड़ी लोगे, आप उस उधारे को पहले से ही अरेंज करके रखोगे। और अगर रिपेमेंट की बात है, रिपेमेंट कब करोगे लोन की? जब आपके पास कैश सरप्लस होगा। राइट, और कैश सरप्लस बच्चों आपने कैलकुलेशन कर तो ली है सारी की सारी, पर सरप्लस होगा कब? क्वार्टर के खत्म होने के बाद या स्टार्टिंग में ही? और जब सरप्लस होगा तो ही तो रिपेमेंट करोगे। तो रिपेमेंट कब कर सकते हैं? ओनली एट द एंड। और ऐसा लिख भी रहा है, बोरिंग करनी, उधार लेना है तो कब लेना है? बोरिंग इन बिगिनिंग, इन बिगिनिंग। और रिपेमेंट जो करनी है, रिपेमेंट कब करनी है? रिपेमेंट एट एंड ऑफ, किस चीज का एंड? क्वार्टर, क्वार्टर का एंड। एम आई राइट? हाँ जी सर। अगर हम पहले से ही borrowing से ले लेंगे तो इंटरेस्ट भी तो मतलब उस समय उसी समय से चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली जब उधार जल्दी से ले लोगे तो इंटरेस्ट भी जल्दी ही चालू हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। बट ये नहीं कह सकते बैंक को कि मतलब ये कितने सब हमें करके एंड में हमें नहीं, ये तो क्वेश्चन ही कह दिया ना आपको। अब तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। इंटरेस्ट के बारे में तो नहीं सोचना, हाँ, इंटरेस्ट के बारे में ऐसे थोड़ी सोच सकते हैं। देखो, हर चीज आपकी जीत नहीं होती। आपको अगर कभी भी पैसा यूज किया है तो उसके लिए आपको इसके बदले में सेक्रीफाइस करना होता है। ये एक जिंदगी का रूल है। आप किसी से कुछ लेते हो तो इसके बदले में देना पड़ेगा। आपको तो नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं, मैं लूंगा तो सही पर दूंगा भी नहीं सकता। आपने उधार लिया है तो उधार लिया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तब से पे करना पड़ेगा जब से लोन लिया है। राइट, तो बच्चों ठीक है, ध्यान रखना, बोरिंग कब कर रहे हैं? बिगनिंग में। तो इंटरेस्ट ड्यू भी कब से हो जाएगा? बिगनिंग से, ऑब्वियसली। चलो बच्चों, ये सारी रिक्वायरमेंट है, हम सारी रिक्वायरमेंट को जान चुके हैं। राइट, अब ध्यान दीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में सामने एक समराइज भी किया है। बस 3 to 5 मिनट्स के लिए आप आगे देखिएगा, बहुत आसान लगेगा अगर आप आगे देखेंगे तो। देखो, 5,000 का नेगेटिव बैलेंस है, ऊपर देखिए 5,000 का नेगेटिव बैलेंस है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, या सुनो? तो लोन कितना लेना पड़ेगा जिससे कि 5,000 नेगेटिव 0 बन जाए? नहीं, हमारा कम से कम कैश बैलेंस कितना हो जाए? 50,000। तो बच्चों लोन लेना पड़ेगा, एक तो इस 5,000 नेगेटिव को 0 बनाने के लिए, और 15,000 का कैश लेने के लिए। यानी कि हमें लोन कितना लेना पड़ेगा? 20,000। और ये लोन हम बोरिंग जब उधार लेंगे वो कब लेंगे? इस क्वार्टर के बिगनिंग में या एंड में? बिगनिंग में। राइट, तो बच्चों ऐसा करने पर आपके पास जो लास्ट में क्लोजिंग नेट बैलेंस बच जाएगा, नेट बैलेंस, ये नेट बैलेंस कितना बन जाएगा? 15,000। और जो नेट बैलेंस 15,000 बच जाएगा, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि अभी लोन लिया है, रिपेमेंट की तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और इंटरेस्ट के लिए तो क्वेश्चन खुद कह ही रहा है, इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल करेंगे। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं और आ जाए, रिपेमेंट हो सकता आ जाए या इंटरेस्ट आ जाए, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो 15,000 रुपए 15,000
नेक्स्ट टाइम में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, इनको भी टोटल कर दीजिएगा। दिस इज 1,50,000 आई थिंक, और 15, ये तो 150 है ही, और 15 प्लस दिस माइनस दिस, तो बैलेंस कितना बचता है? 15,000। राइट। कुछ बताना, लोन लेने की जरूरत है? 15,000 पॉजिटिव बैलेंस है, लोन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमम बैलेंस 15,000 ही मेंटेन करना है, और ये बैलेंस तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें और लोन लेने की जरूरत। अच्छा, जो पहले लोन लिया था उसको रिपेमेंट करते हैं? कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक्सेस नहीं है, तो लोन की रिपेमेंट भी नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें? क्वेश्चन ने कहा जब प्रिंसिपल पे करना तब इंटरेस्ट बारे में सोचना। राइट। तो प्रिंसिपल को रिपेमेंट भी नहीं करना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रिपेमेंट कर ही नहीं सकते। तो बच्चों यही बैलेंस आपका क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। और यही जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट टाइम में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। और कितना हो जाएगा? 1,60,000। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर अब इसको टोटल कीजिएगा, दिस प्लस दिस 1,50,000। राइट। अब बच्चों ए प्लस बी माइनस सी निकालें। सो वी हैव ए प्लस बी माइनस सी कीजिएगा 25। राइट, 25,000। तो बच्चों बताना, लोन लेने की जरूरत है? लोन लेने की जरूरत नहीं। एक्सेस बैलेंस है? यस। तो जो एक्सेस बैलेंस अब आपके पास है उससे हम क्या करें? लोन की रिपेमेंट करें। लोन की भी रिपेमेंट करेंगे, एंड जितनी लोन रिपेमेंट करेंगे उस पर इंटरेस्ट की भी रिपेमेंट करेंगे। अच्छा, 20,000 का 20,000 रिपे कर दें? क्यों नहीं? इतना बैलेंस थोड़ी है। 25,000 है, 25 में से 15 तो चाहिए, तो हमारे पास जो कैश बैलेंस अवेलेबल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000। तो बच्चों हमने आपको ये कहा वर्किंग नोट के अंदर क्वार्टर 3, और हमने कहा दैट बैलेंस कैश अवेलेबल जो है वो कितने रुपीस का है? दिस इज रुपीज 25,000, और इसमें से मिनिमम कैश हटा दो 50,000, मतलब सरप्लस कैश जिसको आप कहते हैं ना, सरप्लस कैश जो आपके पास अवेलेबल है वो कितने रुपीस का है? 10,000। 10,000 का कैश अवेलेबल है, और जो ये 10,000 का कैश अवेलेबल है इसी में से आपको बेसिकली पेमेंट पे करनी है, मतलब लोन की रिपेमेंट करनी है। राइट। तो जो लोन की रिपेमेंट करनी है, इनका लोन रिपेमेंट मुझे बताइए बच्चों, लोन रिपेमेंट में क्या मैं यहां पर 10,000 की लोन की रिपेमेंट कर दूं? क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं 10,000 का लोन प्रिंसिपल ही पे कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो मुझे 10,000 तो पे नहीं कर सकता, लोन की रिपेमेंट 10,000 की रिपेमेंट नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता हूं? 10,000 से कभी ज्यादा कुछ कम, तो 9,900 ले लें? नहीं ले सकते। क्यों नहीं? यहाँ भी क्वेश्चन ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपको जो भी बोरिंग करना है, रिपेमेंट करना है, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 500 में करना है। राइट। तो मतलब 10,000 नहीं, 10,000 से कम 500 का मल्टीपल, तो 10,000 से कम 500 का मल्टीपल कौन सा है? 9,500। तो बच्चों पहले हमने 9,500 की कैलकुलेशन के लिए बात, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं कि लोन की रिपेमेंट करते हैं 9,500। लेट्स चेक आउट फॉर दिस। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो इट विल बी 9,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों क्वेश्चन में गिवन है? 10%। और टाइम का इस 9,500 पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोन की रिपेमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहां पर क्वार्टर 3 के एंड में या बिगनिंग में? रिपेमेंट एंड में, और बिगनिंग में आपने बोरिंग की थी। इस 20,000 में से 9,500 इंक्लूड है जो आप यहां पर पे कर रहे हैं। तो ऐसे उधार थे क्वार्टर 1 के बिगनिंग में, और रिपेमेंट कर रहे हैं क्वार्टर 3 के एंड में। तो बच्चों कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया इसके बीच में? 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का टाइम हो गया। तो अगर ये 9 मंथ्स का टाइम हो गया तो आप लिखेंगे 9/12। तो बच्चों कैलकुलेशन कीजिएगा, बताइएगा कितना आता है? 712.5। तो बच्चों टोटल रिपेमेंट आपको कितनी करनी होगी इसमें? इट विल दिस प्लस दिस, यानी कि 10,212.50। और बच्चों क्या इतना पैसा पे करना पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो प्लस है वो कितना है? 10,000। हम लोग 9,500 की रिपेमेंट, इसका मतलब हुआ कि हम रिपेमेंट नहीं कर सकते, विच इज नॉट पॉसिबल।
विच इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सरप्लस बैलेंस इज जस्ट ₹10,000। वी कांट पे 10,212 फ्रॉम ₹10,000, राइट। तो क्या करें, 9,500 को जो हम सोच रहे थे उसको अब थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं। और रिड्यूस मतलब कितना करते हैं, मल्टीपल ऑफ 500 में, यानी कि और कितना रिड्यूस करते हैं, 9,000 बनाते 9,500 को रिड्यूस करना है, राइट, और मल्टीपल ऑफ 500 में रिड्यूस करना है। सो हाउ मच वी कैन टेक 9,000। तो लेट द रॉन्ग रिप्रेजेंट 9,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, अब 9,000 का 10%, 9/12। तो बच्चों ये कैलकुलेट कीजिए, 675। तो टोटल लोन रिपेमेंट मतलब टोटल रिपेमेंट करनी होगी 9,000 की प्रिंसिपल की और 675 इंटरेस्ट की। तो टोटल इट विल बी 9,675। इज इट पॉसिबल? यस, नाउ दिस इज पॉसिबल। और बच्चों अगर ये पॉसिबल है तो हम कहेंगे यस विच इज पॉसिबल। तो मतलब हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा। यस सर, 2 बार चेक करेंगे, राइट। तो हम लोग मैक्सिमम सिचुएशंस को चेक करके कैलकुलेशन करेंगे कि क्या पॉसिबल है, उन सब रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए जो रिस्ट्रिक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, रिपेमेंट कितना, यस प्लीज, लोन की रिपेमेंट कितना 9,000 और इंटरेस्ट की रिपेमेंट कितना 675 है ना। तो 25,000 में से ये 2 चीजें हटा दीजिए और बाकी बचता है 15,325। अच्छा, 15,000 से ज्यादा बैलेंस है, इज इट पॉसिबल? यस, व्हाई नॉट। क्या लिखा था, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं लिखा था। तो दैट इज पॉसिबल। और बच्चों इसी को हम नेक्स्ट टाइम के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 15,325 एंड दिस इज 221,000 वी हैव। प्लस कीजिएगा, पहले प्लस कीजिएगा, अभी देखते हैं। हाँ जी बताइए बच्चों प्लीज। 200 बच्चों ठीक है इतना, 35,925। ये ठीक है 200 हाँ, एंड नेक्स्ट वन कितना 35 925 ए प्लस बी सी, ठीक है। अब बच्चों 35,925 इसका मतलब है कि अभी भी जो बैलेंस बच गया हम उसकी रिपेमेंट के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। देखना बच्चों, सोचेंगे विचार करेंगे। देखना कितना लोन बच गया, 20,000 का लोन लिया था, रिपेमेंट कर दी कितनी 9,000, अभी भी बच गया, कितना बच गया 11,000। तो अब हम बाकी पैसों को रिपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब तो जितना पैसा बचता है उसको पे करो, यू हैव द सफिशिएंट बैलेंस, राइट। तो हम कितने बैलेंस की और रिपेमेंट करते हैं बच्चों, 11,000 की, ब्रैकेट लिख देते हैं। पर सर 11,000 के पे करने से काम नहीं चलेगा, आपको इस 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होगा, राइट। तो बच्चों इस 11,000 का इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए, राइट। अब आप 4th क्वार्टर के एंड में रिपेमेंट कर रहे हो, और इस वाले 11,000 को जो कि इसमें इंक्लूडेड है वो आपने लिया था 1st क्वार्टर के बिगिनिंग में। यू हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर एट द रेट ऑफ 10%। तो 11,000 का 10% कैलकुलेट कर दीजिए, 1,100 बचता है, राइट। तो दिस माइनस दिस दिस इज द 23,825. This is the closing balance of the cash. I think fine. And this is about today's class. आपको मैं होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना। 1.2 नहीं 1.3 एंड 1.4, तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।